बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, आज हम 2016 का सेकंड सप्ली के पेपर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और मैं साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आप 17/17 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में इजीली ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने काफ़ी अंदाज़ा कर लिया होगा कि बहुत से क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होकर आ रहे हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, स्लाइड चेंज के साथ अगर आ जाएँ तो आपको करने आने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 2016 सेकंड सप्ली पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ आइसोटोप्स वाला आपके बुक में एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है B 5। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ निकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो ये किसके इक्वल है हमारे पास? बेसिकली ये 1 ATM के इक्वल है ना। ठीक है, तो 1 ATM आगे देखें किसके इक्वल है? PSI में 14.7 PSI के इक्वल होता है 1 ATM। ठीक है, तो D ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ड्राई आइस फॉर्म इज। तो ये कोई तीसरी चौथी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई आइस में कौन से क्रिस्टल्स बनाते हैं? तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनाते हैं। ऑप्शन C करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटॉल इज़। ठीक है, तो ये 2p ऑर्बिटॉल वाला भी रिपीट होकर आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखें n की वैल्यू तो 2 ही होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि B और C जो है वो करेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि उसमें n की वैल्यू 1 लगी हुई है। अब A और D में से हमने देखना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो P जो है वो हमारे पास P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? जो S है उसके लिए L की वैल्यू 0 होती है और P के लिए 1 होती है। तो इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन A करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन। ठीक है, तो UV में हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं, यानी UV इस साइड होती है, फिर उसके बाद विजिबल रीजन होता है, फिर IR रीजन होता है। ठीक है, इसमें इस तरीके से ना, तो इसमें सबसे पहले UV रीजन में जो है ना वो लाइमन सीरीज़ लाई करती हैं, विजिबल में बाल्मर सीरीज़ लाई करती हैं, और बाकी जो 3 हैं पास्चन ब्रैकेट पी फंड। ठीक है, पास्चन ब्रैकेट और पी फंड। ठीक है, तो ये IR रीजन में लाई करती हैं। ठीक हो गया। तो अभी हमसे पूछा गया है कि विजिबल रीजन में कौन लाई कर रहा है, तो वो बाल्मर सीरीज लाई कर रही हैं। A ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया था? चैडविक ने। ऑप्शन A करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पोलर। इसमें से कौन पोलर है? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास CCl4, BF3 और SO3। बेसिकली हमें इनके ना स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, तो हम इनके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। CCl4 का, SO2 का। देखें CCl4 का तो हमारे पास इस तरह से टेट्राहेड्रल सा स्ट्रक्चर होगा ना। ठीक है, और इसके सारे जो बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट और में कैंसिल हो जाएंगे। और SO3 में भी इसी तरीके से होगा कि 3 यानी ट्राइगोनल प्लेनर में इनके जो आपके पास डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, ऐड अप होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है वो BF3 में भी इसी तरीके से, जैसे कि इसमें है ना SO3 में, BF3 में भी इसी तरीके से 3 ट्राइगोनल प्लेनर बना रहे हैं। ठीक है, और इनके भी डायपोल मोमेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन जो SO2 है ना, SO2 में इस तरीके से होता है कि हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और इसका जो है वो डायपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल नहीं होता। दैट्स वाई ये हमारे पास पोलर है। ठीक है, तो सो ऑप्शन B इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
नहीं 8 बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने याद किया होगा तो ही हम लिख सकते हैं 133 pm। ठीक है, तो ये वैसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों की याद करवाई हुई है वैल्यू। ठीक है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, तो उसमें ये याद करवाई हुई है। ठीक है, कि मल्टीपल बॉन्ड्स यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट 133 pm। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में होंगे? ठीक है, तो बेसिकली हमने इनके फाइंड आउट करने हैं मोल्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मोल्स जिसके होंगे उतना ही उसके पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाय 18 से हमारे पास यानी वाटर का मोलर मास भी 18 ही है ना, 18 बाय 18 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का देखें 44 इसका मोलर मास होता है, 22 डिवाइड बाय 44 0.5 मोल्स आ जाएगा। और ये जो हमारे पास है शुगर का फार्मूला है, ठीक है, सुक्रोज का 342 इसका मोलर मास भी 342 होता है। ठीक है, 342 डिवाइड बाय 342 तो 1 मोल आ जाएगा, यानी 1 मोल 18 का भी 1 मोल और इसका 0.5 मोल। अब अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास आ जाता है 196 को डिवाइड करेंगे 98 से तो 2 मोल्स आ जाते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वही हमारे पास उसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 196 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। मतलब ये वाला देखें क्वेश्चन नंबर 9 इतना इजी था कि हमें यानी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, देखने में ही पता चल गया। क्योंकि अब 18 बाई 18 के आप लिख के 18 बाई 18 तो नहीं करेंगे ना, 22 बाई 44 लिख के तो नहीं 0.5 करेंगे हाफ मोल्स, ये तो देखने से ही कैलकुलेशन हो गई है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट्स ऑफ द केसी फॉर द रिएक्शन। अब केसी के यूनिट्स क्या होंगे? अब देखें प्रोडक्ट के मोल्स ओवर रिएक्टेंट्स के मोल्स होते हैं, प्रोडक्ट के 2 हैं, रिएक्टेंट्स के 4 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के मोल्स जो हैं वो 2 थे और रिएक्टेंट्स के 4 हैं। ठीक है, 2 मोल्स इसके 4 मोल्स, तो इसका मतलब है इसके 2 मोल्स इसके 2 मोल्स से कट जाएंगे और नीचे आपके पास 2 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स जो हैं वो बच जाएंगे। तो उसके अगर आप लगाएं यूनिट्स मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है, उसका स्क्वायर लगा लें। ठीक है, तो इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा 1/, मोल का स्क्वायर और डीएम क्यूब यानी -6। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पर मोल हो जाएगा और डीएम क्यूब जो है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, मोल्स ऊपर जाके मोल्स पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, मोल्स पर स्क्वायर और डीएम 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, whose solubility will increase with the rise in temperature। कौन सा सॉल्ट ऐसा है जिसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसकी पोटेशियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगी। बेसिकली ये तो हमें हीट ऑफ सोल्यूशन से पता चलता है ना, जैसे हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड 4.98 है। ठीक है, बाकी लिथियम क्लोराइड और लिथियम कार्बोनेट का जो है वो माइनस में है। ठीक है, इसका मतलब है कि हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो अब आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगी, जिसकी हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव में होती है ना, तो उसका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा एंथैल्पी या हीट ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में है, उसका क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो पोटेशियम आयोडाइड की वैल्यू है 21.4। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जैसे सोडियम क्लोराइड की 4 है और पोटेशियम आयोडाइड की 21 है। 4 और 21 में देखें क्या डिफरेंस है कि इस वजह से जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पोटेशियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी लेकिन सोडियम क्लोराइड की रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन स्टेट फंक्शन नहीं है। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, ये सब इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करती हैं, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, सॉरी ये स्टेट फंक्शन है और वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपने फिजिक्स में भी इसको डिटेल से पढ़ा होगा कि वर्क डन बेसिकली पाथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी किस पाथ से होकर आ रहा है ये वर्क हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इन अ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज। ये जो हमारे पास रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ लेस देन बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक जो है वो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है प्लस हीट जो है वो रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ठीक है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक होगा। तो इट मीन्स कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो उसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी क्या चीज़ कम है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी जो है वो लेस है, ठीक है, लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगी, फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगी तो फिर जाके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन की लेस होती है, ठीक है, देन द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द डेसिकेटर। ये भी अगेन एनालिटिकल टेक्निक्स का क्वेश्चन है, ये आपकी बुक आपके उसमें सिलेबस में से एक्सक्लूड हो गया। इसका आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच आयन कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड। कौन सा आयन इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है जिसका साइज़ बहुत कम होगा वो हाइड्रोलाइज होगा। तो इसका मतलब है कि जो एनाइंस हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स लेके और ज़्यादा साइज़ में बिगर हो गए हैं, और कैटाइंस में भी एक +1 है और एक +3 है, तो +3 वाले ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस किए और उसका साइज़ और ज़्यादा छोटा हो गया। सो द एल्यूमिनियम आयन कैन ईजीली बी हाइड्रोलाइज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम। ठीक है, हाइड्रोजन को स्टीम में से कौन जो है वो रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को देखें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास टॉप पे जो है ना वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इस तरह की मेटल्स हैं, दरमियान में हाइड्रोजन है, ठीक है, और आयरन, और नीचे जो है वो हमारे पास नोबल मेटल्स हैं। ठीक है, नोबल मेटल्स में हमारे पास आ जाती है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो लेस एक्टिव मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस कर सकती क्योंकि एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में ये जो है लो पर, हाइड्रोजन से लो लेवल पर लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को सिस्टम में से सोल्यूशन में से रिप्लेस कर सकती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, आयरन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द स्टीम। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये ऑलरेडी हम 2016 के फर्स्ट सप्ली पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो उसका ज़ीरो हो जाएगा पावर, ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, तो उसका वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2016 का सप्ली का सेकंड पेपर भी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।